सभी विद्यार्थी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी उस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल द्वारा जो क्वेश्चन जारी किए गए हैं उसके सारे प्रश्न को देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और अगले वीडियो में हम उसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। पूरे हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन ये मॉडल पेपर में दिए गए हैं। इसी कारण आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप कोशिश करें कि आप कितने प्रश्न इसमें से अटेंड कर पाते हैं, कितनी परीक्षा की तैयारी आपकी हो रही है, कितनी आप कर बैठे हैं। तो यही आपकी एक जांच की सीमा है और अगर आप इस क्वेश्चन में से बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट चाहता हूं कि यदि आप नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसा, और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस टाइप का वीडियो या आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी के पैटर्न के अनुसार जो भी सारे कंटेंट लेकर आएँ सबसे पहले नोटिस आपको मिले। इसी कारण आप चलते हैं क्लास अपने क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप कितने सही कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और इसमें देखिएगा कि आपके जो प्रश्न हैं इसमें से कुल 100 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न ही आप आज का ना हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 100 प्रश्न के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, और उससे बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसके कुछ शर्त हैं, उसके बारे में आपको ध्यान से देख लेना है। कि देखिए, परीक्षार्थी ओमार उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का या बोल सकते हैं अवश्य लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, यानी कि आप जिस भाषा से आप पढ़े हैं, जिस भाषा को आप अच्छी तरह जानते हैं, आप उसी भाषा के माध्यम से आप परीक्षा दें। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। और देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ इसमें है कि इसमें दो खंड दिए गए, खंड ओ और खंड ब। तो खंड ओ में आपके 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें से किन्हीं आपको 50 प्रश्न क्या करना है, बनाना है। जिसमें से क्या करना है, आप लोग को 50 प्रश्न बनाना है, याद रखिएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर हम बात करें तो अगला क्या है कि अब इसमें 50 प्रश्न तो हमने बना लेंगे 100 में से, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे इसमें खंड बो में क्या दिया हुआ है कि 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी 30 को 2 नंबरिया प्रश्न होगा, इसमें से आपको 15 बनाना होगा। ठीक है, और इसी के साथ इसमें 5 अंक निर्धारित हैं जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप चलते हैं, आपको इसमें बताइए किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया है और आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो आप बताइए मोहनजोदड़ो का खनन किसने किया था? आप जल्दी बताइए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? हल से जो जोते हुए खेत की जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, किस हड़प्पा स्थल या हड़प्पा के कौन से जगह से मिले हैं, इसके बारे में आपको बताना है। किसका कौन सा उत्तर? ए नंबर मोहनजोदड़ो दिया है, बी लोथल दिया है, सी कालीबंगन दिया है और डी नंबर में से कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगन जो है, कालीबंगा इसको बोलते हैं, यहीं से हल जोते के साक्ष्य मिले हैं। ये हड़प्पा की एक स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसका आगे देखिएगा क्या प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा नंबर देखिए, हड़प्पा मुहर मुख्यतः किससे बनाई थी?
हड़प्पा मोहर जो है वो किससे बनी थी, ये याद रखना है। हड़प्पा पाई की जो मोहर था मुख्यतः किससे बनी हुई थी, बलुआ पत्थर से, सेलखड़ी पत्थर से, संगमरमर से या सोना से, ये बताइए आप। तो किससे बना हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए सेलखड़ी जो पत्थर है उसके बने हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है। हड़प्पा जो स्थल है वहां से किस जंगली जानवर जो है उसका साक्ष्य मिले हैं, बताइए तो किसका मिला हुआ है, आपको पता होना चाहिए किसका मिला हुआ है। बराहा का, बराहा एक तरह से सुअर होता है, हिरन का, घड़ियाल का, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी के साक्ष्य मिले हैं हमें, किसका मिले हैं, सभी के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है कि मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले। मनका जो होता था उसमें जो छेद किया जाता था उसका उपकरण हम लोग किस जगह से प्राप्त किए हैं, ये बताइए किस जगह से वैज्ञानिक ने उसका खोज निकाला है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकाला गया है। तो देखिए धौलावीरा से, लोथल से, चुनुद्रो से। तो याद रखिएगा आपका जो हो जाएगा ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया के बारे में आप पढ़े होंगे, जो कि दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। दजला और फरात की नदी के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है, बताइए तो किस स्थान से। आपको पता होना चाहिए दिलमुन से है, मेलुहा से है, मगान से है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से है ये, तो बताइए किसी को पता है, तो याद रखना ये मेलुहा से। कहाँ से है, मेलुहा से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। क्या कहते हैं, रावी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और एक चीज़ याद रखिएगा, हड़प्पा को हम लोग, हड़प्पा को किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। तो आपका इसका पूरा नाम याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि कितने थे, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। जो 1830 का दशक था उसमें दो लिपि थे, ब्राह्मणी और खरोष्टी। उस लिपि का अर्थ किसने निकाला था, ये बताइए तो किसने निकाला था। तो आपको पता होना चाहिए जेम्स प्रिंसेप ने। किसने निकाला था, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। किसने निकाला था, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रयाग प्रशास्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई थी। प्रयाग शास्त्र में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई थी, आपको पता होना चाहिए किसके देव से किया गया था, कुबेर से कि वरुण से, इंद्र से, या इनमें से सभी से, बताइए तो किससे किया गया था। तो याद रखिएगा इसकी जो किया गया है, इसकी तुलना जो किया गया है वो सभी से किया गया है, इनमें से सभी से, कुबेर से भी किया गया है, वरुण से भी किया गया है, इंद्रदेव से भी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था, मौर्य काल में, कुषाण काल में, या गुप्त काल में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका ऑप्शन कौन है, मौर्य काल में, गुप्त काल में, या कुषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं, बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा मौर्य काल जो है सही आंसर हो जाएगा, मौर्य काल, मौर्य काल में ही हुआ था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तामिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता था। तामिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता है। एक तामिल संगम था, उसमें कौन ऐसा चीज़ है जो कि कौन सा ये, जैसे मान जाइए कि दास को या हलवाहा को, जमींदार को, व्यापारी को, किसको उलवर के नाम से जाना जाता था। आप बताइए तामिल संगम में किसे जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए, अगर किसी को पता है तो जवाब दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हलवाहा जो होता है, हलवाहा उसी को था, ये हलवाहा को। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बताइए। तो ए नंबर ऑप्शन है वानभट्ट, कालिदास, बी नंबर है कौटिल्य, सी नंबर है डी नंबर मेगास्थनीज है। चलिए बताइए कौन सा है, आपको पता है किसका है। तो याद रखिएगा ये जो है कौटिल्य है। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक, कौन है, कौटिल्य है। इसी अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की क्या है। अगला प्रश्न है धम्म के प्रचार के लिए धम्म महात्मा की नियुक्ति किसने की थी। धम्म प्रचार के लिए जो धम्म महात्मा की नियुक्ति किसने की थी। तो ए नंबर ऑप्शन है चाणक्य ने, बी नंबर है कनिष्क ने, सी नंबर है अशोक ने, डी नंबर है समुद्रगुप्त ने। तो बताइए किसने किया था। तो याद रखिएगा अशोक ने किया था। धम्म के प्रचार के लिए जो धम्म थे उसके किसने किया था, अशोक ने किए थे। याद रखिए अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, ये पूछ रहे किस महाजनपद की राजधानी थी पहले। चलिए तो आज ए नंबर है क्या है, पंचाल है, कौशल है, या काशी है, या अंग है। बताइए तो कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो कौशल है, कौशल को ही हम लोग श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी कहते थे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और अभी तक भी बताइए आप कितना प्रश्न को सही कर पाएंगे, जल्दी से ना बताइए कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये तो हो गया, हमने ये कर दिया हमने। अगला कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। कनिष्क का जो राज्यरोहण था वो कब हुआ था, यानी उसका जो राजगद्दी पे बैठा था वो कब बैठा था, ये पूछ रहा है। तो बताइए कब बैठा था, 78 ईस्वी में, या 57 ईसा पूर्व में, या 321 ईसा पूर्व में, या 320 ईस्वी में। बताइए तो कौन सा हो जाएगा, आपको पता है किसी को कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में हुआ था इसका। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। बताइए तो पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ए नंबर है महाभाष्य की, अष्टाध्यायी की, या धर्मसूत्र की, या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी जो है ये इसकी ग्रंथ की रचना कौन किया था, तो पाणिनि ने किया था। कौन किया था, पाणिनि ने। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कुंती और निषादी के लेखक कौन है। कुंती और निषादी ये एक कथा है, कुंती और निषादी, इसका लेखक कौन है बताइए तो। ए नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, ए नंबर है आपका जयशंकर प्रसाद, बी नंबर है महाश्वेता देवी, या प्रेमचंद, या महादेवी वर्मा। चलिए बताइए इसका कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा महाश्वेता देवी जो है वो कुंती और निषादी की रचनाकारी है। चलिए अगला क्या है प्रश्न, अगला है हिडम्बा किसकी पत्नी थी। हिडम्बा किसकी पत्नी थी, ये बात किया जा रहा है कि हिडम्बा किसकी पत्नी थी। चलिए बताइए तो ए नंबर है अर्जुन की, बी नंबर है भीम की, सी नंबर है घटोत्कच के, डी नंबर है कर्ण के। तो बताइए इसमें से किसका हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो है ना बी नंबर हो जाएगा भीम की। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए ये दोनों जो आपस में विवाह किए थे ये गंधर्व विवाह किए थे। कब किए थे, गंधर्व विवाह। ये दोनों आपस में कौन सा विवाह किए थे, गंधर्व विवाह किए थे। आप देखिएगा गंधर्व विवाह किसको कहता है, आप लोग को पता होना चाहिए। गंधर्व विवाह बोलते हैं प्रेम विवाह को। किसको बोलते हैं, प्रेम विवाह को। याद रखिए जो प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम करके विवाह करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। ये दोनों आपस में किस तरह का शादी किए थे, तो गंधर्व विवाह किए थे। याद रखिएगा। चलिए अगला कोई इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर भीम। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला है पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। पुरुष सूक्त, आप देखिएगा पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा। वेद के बारे में आप जाने होंगे कि वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप इनमें से पूछ रहा है आपसे कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा था। पुरुष सूक्त है ना, उस किस वेद का हिस्सा था, ऋग्वेद का था कि सामवेद का था, या यजुर्वेद का था, या अथर्ववेद का था। तो चलो बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऋग्वेद का होता है। किसका होता है, ऋग्वेद का। और ऋग्वेद में ही 1028 सूक्त या बोल सकते हैं श्लोक, 1028 सूक्त या श्लोक होते हैं इसमें, याद रखिएगा। और इस वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, हौत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हौत्र। पढ़ने वाला को हौत्र बोलते हैं। इसी में
सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। ये चीज़ सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? जरथुस्त्र जो है वो कहाँ के चिंतक थे, ये पूछ रहा है। बताइए तो कहाँ के चिंतक थे? तो ईरान का था कि रोम का था, यूनान का था कि चीन का था? बताइए कहाँ का था, ये बताइए तो अब। तो याद रखिएगा जरथुस्त्र जो है वो ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय या संप्रदायों को ही चिंतन बोलते हैं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों परंपराओं का उल्लेख मिलता है? जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का जो ग्रंथ है, गौतम बुद्ध का जो ग्रंथ है, उसमें कितने चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, ये बताइए। 12 का कि 24 का, 30 का कि 64 का? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बताइए तो। याद रखिएगा आपके जो 64 है ना, 64 को मिलते हैं, यानी चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलते हैं। 64 चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी? बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी? आपको पता होगा इसमें 3 पिटक थे जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते थे, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी, बताइए। आपको पता होना चाहिए, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, सुत्त पिटक में। तो कौन सा हो जाएगा बताइए तो। देखिएगा 23 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सुत्त पिटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक। सी नंबर इज द राइट, सी नंबर इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अजित केशंकबलिन किस धर्म या ये बोल सकते हैं किस संप्रदाय से संबंधित थे? बताइए अजित केशंकबलिन जो है वो किस धर्म से संबंधित थे? अजविक से, लोकायत से, जैन से या बौद्ध से? बताइए कहाँ से थे, बताइए तो आप। किसी को पता है? चलिए अगर देखिए इसका जो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा बताइए तो। 24 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोकायत के। कहाँ हो जाएगा? लोकायत। आप देखिएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ थी, बताइए तो। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, बताइए तब लोग। चलिए ए नंबर है लुम्बिनी में, सारनाथ में, बी नंबर है, सी नंबर है बोध गया में, डी नंबर है कुशीनगर में। तो बताइए बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, चलिए बताइए तो। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, किसी को पता है? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और कब मृत्यु हुई थी बताइए तो? 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में। ये चीज़ याद रखिएगा, 483 ईस्वी में, इसका याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा सिद्धार्थ नाम था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? यानी पहले जो है ना बुद्ध में जो है संघ जो होते थे उसमें महिलाओं के प्रवेश करना वर्जित था, यानी वो वहाँ महिला नहीं जा सकते। लेकिन बुद्ध को किसने ऐसा अनुमति दे दिया कि वो महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति देने लगा, ठीक है। तो बताइए आनंद ने, उपाली ने या देवव्रत ने या राहुल ने? चलिए बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आनंद जी ने क्या बोले थे कि आनंद जी बोले कि अब जो है महिलाओं को भी आने की आज्ञा हो गई है, महिला भी आ सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर देखिएगा। तो 28 नंबर है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए आप देखिएगा यहाँ से प्रश्न देखिए कैसे बन सकता है। इंडियन म्यूजियम की स्थापना कहाँ हुई थी, कब कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और ये कब हुई थी तो ये बताना है आपको, कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? अशोक के आदेश जो है वो किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? चलिए बताइए तो। लोकायत की या आपके ये है आजीविक की, बौद्ध की, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आजीवक की,
जीवक की। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं। किताब उल हिंद में, ये किताब एक उल हिंद किताब है, इसमें कितने अध्याय हैं इसके बारे में पूछ रहा है। कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा इसमें 80 अध्याय है। कितने अध्याय हैं, 80 अध्याय है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम स्पीड में करते चले जाएंगे सब कुछ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फारसी और अरबी भाषा के अलावा जो अल बरूनी को किस भाषा का ज्ञान था। जो फारसी और भाषा के अलावा, फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बरूनी नामक एक व्यक्ति था, उसको किस भाषा का ज्ञान था, यानी और था, बताइए। तो उसके अलावा और भी वो भाषा जानते थे, बताइए कौन सा था। सीरियाई था या हुब्रू थे या संस्कृति थी या इनमें से सभी था, बताइए। तो किसी को पता है तो आ देखिएगा, इसके अलावा इसको इन सभी भाषा का भी ज्ञान था। अल बरूनी को इन सभी भाषा का भी ज्ञान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, चलिए बताइए। तो आगे ये आया था किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक में। और ये बात भी याद रखिएगा, भारत कब आया था, तो ये याद रखिएगा भारत जो आया था ये आया था 1333 ईस्वी में। कब आया था, 1333 ईस्वी में ये भारत आया था, 1333 ईस्वी में। ये चीज़ याद रखिएगा, कब भारत आया था, 1333 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी जौहरी जियो बैप्टिस्ट, क्या है, बैप्टिस्ट तो तैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की, ये पूछ रहा है। कितने बार वो भारत आए थे, बताइए। तो तैवर्नियर कितने बार भारत आए थे, बताइए। तो आपको पता है किसी को कितने बार भारत आए थे, देखिए ए नंबर है 2 बार, बी नंबर है 4 बार, सी नंबर है 6 बार, डी नंबर है 10 बार। तो कितने बार वो भारत आए थे, किसी को पता है, 6 बार वो भारत आए थे। कितने बार आए थे, 6 बार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए फ्रांसवा वर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा। फ्रांसवा वर्नियर भारत तो आया था, लेकिन आज देखिएगा वो कितने वर्ष तक भारत में रहा था। 3 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, ये 9 वर्ष तक या 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक ले रहे थे, बताइए। तो याद रखिएगा 12 वर्ष तक वो भारत में रहा था। चलिए कितने वर्ष तक रहा था, भारत में 12 वर्ष तक वो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जगन्नाथ मंदिर का आप लोग नाम सुने होंगे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है, पुरी में है। कहाँ है वो, पुरी में। याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पुरी में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है अलवार किस देवता की उपासना करते थे। अलवार जो है वो किस देवता को मानते थे, किस देवता के पूजा करते थे, ये बताइए। तो अलवार किस देवता की पूजा करते थे, बताइए। तो किसी को पता है तो वो करते थे विष्णु के, किसके करते थे, विष्णु जी के करते थे। आदि विष्णु देवता का वो करते थे। अलवारों की संख्या कितनी थी, आपको पता होना चाहिए। अलवारों की संख्या कितनी थी, तो इसमें भी याद रखिएगा अलवारों की संख्या 12 थी। कितना थी, 12 थी। चलिए अलवारों की संख्या 12 थी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नैनार संत नहीं है। निम्नलिखित में कौन नैनार संत नहीं है, चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में कौन नैनार संत नहीं है। ए नंबर है करिकल अमायर, बी नंबर है सुंदरार, सी नंबर है अपार, डी नंबर है अंडाल। बताइए कौन सा था जो नैनार संत नहीं है, बताइए। तो नैनार संत नहीं है, पता है आपको। चलिए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा मेरा कौन सा, अंडाल हो जाएगा। ये जो है ना नैनार किसके बोलते हैं, जो एक तरह से जैसे भोलेनाथ, उसका पूजा नहीं करना, ये अपने आप की पूजा करना, यानी बोल सकते विष्णु की पूजा करते थे। किसके पूजा करते थे, विष्णु की। नैनार समझ रहे हैं, नारायण नारायण, ऐसे याद रखिए नारायण नारायण, इसका मतलब वो हो जाएगा विष्णु जी का पूजा करने वाला को ये यहाँ से क्या बोलते हैं, ये संत नहीं बोलते, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, वो नैनार विष्णु का पूजा करते थे, याद रखिएगा। ये विष्णु जी की पूजा करते थे, बाकी बात वो किसी का पूजा नहीं करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। ख्वाजा नामक मुइनुद्दीन
चिश्ती का दरगाह कहाँ है बताइए। तो आपको पता है दिल्ली में, बी नंबर अजमेर में, सी नंबर पटना में, डी नंबर बिहार शरीफ में। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तो अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर की तरफ। 39 नंबर क्या है, अमीर खुसरो किसकी अनुयायी थी। अमीर खुसरो किसकी अनुयायी थी बताइए। तो अमीर खुसरो किसकी अनुयायी थी, तो आपको पता होना चाहिए अमीर खुसरो किसकी अनुयायी थी। तो बताइए, तो अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया की थी, निजामुद्दीन औलिया की। चलिए ये किसकी थी, निजामुद्दीन औलिया की। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया की। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अब 40 नंबर की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्या है, 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था। ये पूछ रहा है कि 1469 में पंजाब के ननकाना गांव था, उस जगह पे किसका जन्म हुआ था। गुरु नानक जी का हुआ था, या कबीर दास का हुआ था, कबीर का हुआ था, या अंगद का हुआ था, या अर्जन देव का हुआ था। बताइए तो किसका हुआ था, आपको पता है किसका हुआ था। तो याद रखिएगा, इस जो हुआ था वो हुआ था गुरु नानक जी का। किसका हुआ था, गुरु नानक जी का होगा। तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खलासा पंथ की स्थापना किसने किया था। खलासा पंथ की स्थापना किसने किया था बताइए। तो खलासा नाम पंथ थी, उसकी स्थापना किसने किया था। ए नंबर है गुरु गोविंद सिंह ने, बी नंबर है गुरु तेग बहादुर ने, सी नंबर है गुरु अर्जन देव ने, डी नंबर है गुरु अंगद ने। तो बताइए किसने किया था, बताइए आपको पता होना चाहिए किसने किया था। तो ये याद रखिएगा, ये किया था किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। जन्म भी याद रखिएगा कि जन्म इसका कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में। ये चीज़ याद रखिएगा, पटना में। चलिए, और ये किस धर्म का अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। तो सिख धर्म का अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म का सबसे अंतिम गुरु कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह जी। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत कितना प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, और आपके ये जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बोलिए बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी तक में आप 40-41 प्रश्न होंगे, आप एकदम यकीन मान के मानिए आप कितना सही किए हैं बताइए। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या है, सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है। जो सूफी संत था उसके लिखे हुए जो पत्र होते थे वो संकलन क्या कहलाता है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कब क्या कहलाता है, तो कहलाता है मुक्तिवाद। क्या कहलाता है, मुक्तिवाद, मुक्तिवाद कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की। कर्नल कालिन मैकेंजी ने, या कनिंघम ने, या मार्शल ने, या डोमिंगो पेस ने। तो बताइए किसने किया था। तो याद रखिएगा ये जो किया था ये कर्नल कालिन मैकेंजी ने, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य, कौन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किससे जाता है बताइए। कौन जोड़ने का राय लिया था बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये कृष्ण देव राय ने। किसने जोड़ा था, कृष्ण देव राय ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निकोलो दे कांती किस देश का व्यापारी था। निकोलो दे कांती किस देश का व्यापारी था। ए नंबर है रूस का, बी नंबर है स्पेन का, सी नंबर इटली का, डी नंबर पुर्तगाल का। तो याद रखिएगा ये किसका था, तो ये था हम लोग इटली का। किसका था, इटली का, याद रखिएगा इटली का हुआ था। और विजयनगर जो याद रखिएगा यहाँ पर, ये कहाँ के देश का व्यापारी था, इटली का। ये कहाँ पड़ते हैं, विजयनगर, ये चीज़ याद रखिएगा। और साम्राज्य में पहले आया था ये, विजयनगर साम्राज्य में पहली बार ये आया था, कौन, निकोलो दे कांती, ठीक है। और विजयनगर 1900 कब विजयनगर साम्राज्य था, इसमें याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 में था, ठीक है। विजयनगर जो 1336 में स्थापना हुआ उस समय ये जो है ना पहले आया था निकोलो दे कांती ने, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है बहमनी राज्य
की स्थापना कब हुई थी? बहमनी नाम का एक राज्य था, उसकी स्थापना कब हुई थी बताइए तो। ए नंबर है 1333 में, बी नंबर है 1336 में, सी नंबर है 1347 में और डी नंबर है 1351 में। तो बताइए कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका जो होता है वो 1347 में होता। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के संरक्षण देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? यानी विजयनगर की जो संरक्षक देवता विरूपाक्ष था, वो विरूपाक्ष उसे किस देवता के एक रूप में माने जाते हैं बताइए। कि विरूपाक्ष को किस देवता के नाम यानी के अनुसार जाने जाते हैं बताइए तो। बताइए किस कौन सा हो जाएगा? सी का ऑप्शन जल्दी बताइए अब कौन सा हो जाएगा? किसी को पता है? ए नंबर है विष्णु, बी नंबर है शिव, डी नंबर है सी नंबर है कार्तिकेय, डी नंबर है गणेश। बताइए कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा शिव का, ये शिव भक्त थे, शिव भक्त भोलेनाथ शिव भक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 48 नंबर। अगला 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है विजयनगर के मंदिरों की विशेषता, यानी कि क्या विशेषता है विजयनगर के मंदिरों की, क्या विशेषता है? जो विजयनगर में एक मंदिर बना था उसकी कुछ विशेषता होगा, बताइए क्या विशेषता है? ऊंचे गोपुरम है, स्थल गलियां है, कल्याण मंडप है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी थे, ठीक है, सभी गुण उसमें थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कृष्ण देव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? कृष्ण देव राय के कद काठी का जो वर्णन था वो किस विदेशी यात्री ने किया? बताइए तो किस विदेशी यात्री ने किया था? चलिए आपको पता आना चाहिए किस विदेशी यात्री ने किया है। तो आपको पता है क्या कौन किया था? ए नंबर ऑप्शन है बारबोसा ने, डोमिंगो पेस ने, फर्नाओ नूनीज ने, निकोलो दे कांति ने। किसने किया था बताइए तो, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा डोमिंगो पेस ने, डोमिंगो पेस ने। बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? ये बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछ रहा है, आपको ये सारे प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। आप लोग थ्योरी पे इसके पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलिए अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो। इसका प्रश्न एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? बताइए तो कब घोषित किया गया? तो आपको पता आना चाहिए 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए 51 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। 51 नंबर, दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतियार क्या कहलाते? यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे हम ही लोग आप ही लोग है, कोई भी है, दूसरे गांव में जाकर वो खेती करते हैं, तो वो जो व्यक्ति उसको क्या नाम दिया जाता है बताइए? दूसरे गांव में जाकर ठेके पर खेती करना क्या कहलाता है, यानी उसे क्या कहते हैं बताइए? खुद काश्त कहते हैं, पासी काश्त कहते हैं, या मुजरियान कहते हैं, या रैयत कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? दूसरे देखो खुद से जो करेगा, खुद से जो अपना खेती करेगा उसे खुद काश्त कहेंगे, लेकिन जो दूसरे के गांव में जाके वो ठेके खेती करता है उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे क्या कहेंगे आपको पता होना चाहिए। तो बोलते हैं पाही काश्त। क्या बोलते हैं? पाही काश्त। याद रखिएगा पाही काश्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पाही काश्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आलू टमाटर और मिर्ची, आलू टमाटर और मिर्ची भारत में कब से उपजाए जाते हैं बताइए? अब आ गया सब्जी पे खेला। आलू टमाटर मिर्ची भारत में कब से उपजाए जाते हैं? याद रखिएगा ये सब चीज़ जो है ना, जब से पुर्तगाली आया ना, तो हमें वो ऐसा मत सोचिए कि पुर्तगाली हमसे कुछ लेके गया। वो तो आए थे, ठीक है, वो आए मसाला के व्यापार के कारण आए थे, लेकिन वो हमें कुछ सिखा भी के गए, कुछ फसल के बारे में भी सिखा के गए। पुर्तगाली का आना सोचिए भारत का एक नई सोच के रूप में आ गया, भारत को एक अच्छा जीवन मिल गया, ठीक है। तो जिसके बारे में वो आलू टमाटर और मिर्ची के बारे में जाने और उसको उपजाने लगे बढ़िया से। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा बताइए तो? कब से ये उपजाए जाते थे बताइए? चलिए जल्दी बताइए एकदम फटाफट। चलिए कब उतारे गए? तो याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में। क्यों में? 17वीं शताब्दी में। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर, उस भूमि को क्या कहा जाता है जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती है? बताइए उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? बताइए तो कभी खाली जो छोड़ी नहीं जाती थी बताइए क्या कर रहे थे? ए नंबर है पोलक्स,
बी नंबर है परौती, सी नंबर है चच्चर, डी नंबर है बंजर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए तो आप लोग। तो याद रहना है ये इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पोतल। क्या हो जाएगा, पोलज, पोलज बोलिए एक तरह से, पोलज। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जोवान्नी जोवान्नी कारेरी किस देश का यात्री था। जोवान्नी कारेरी, नाम देखिए कितना बढ़िया है, जोवान्नी कारेरी किस देश का यात्री था। ए नंबर ऑप्शन है स्पेन का, बी नंबर है पुर्तगाल का, सी नंबर है इटली का, डी नंबर है इंग्लैंड का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए। तो याद रखिएगा वो इटली का था। कहाँ का था वो, इटली का। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, एकदम ध्यान से रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, देखिए अगला क्वेश्चन है अकबरनामा का कौन सा भाग आयन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा का कौन सा भाग आयन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है पहला, बी नंबर दूसरा भाग, सी नंबर तीसरा भाग, या डी नंबर चौथा भाग। बताइए कौन सा भाग ऐसा है जो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा तीसरा, कौन सा भाग, तीसरा, सी नंबर इज द राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 56 नंबर, 56 नंबर क्या है कि अकबर की वित्त मंत्री कौन था। बताइए अकबर का वित्त मंत्री कौन था, आपको पता होना चाहिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो ए नंबर ऑप्शन है अबुल फजल, या बी नंबर ऑप्शन है टोडरमल, सी नंबर है फैजी, डी नंबर है मानसिंह। बताइए कौन था, बताइए तो पता है किसी को, याद रखिएगा टोडरमल था। कौन था, टोडरमल। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट। अब यहां से प्रश्न उठता है अकबर की मृत्यु कब हुई थी। बताइए अकबर की मृत्यु कब हुई थी। चलिए आपको पता है अकबर की मृत्यु कब हुई थी। अकबर की मृत्यु का देखिए एक चीज़ याद रहे, हमेशा रखिए, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं, लास्ट पूरा एकदम वीडियो करके देखते हैं, तो आप यकीन मानिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अंदर एक अनुभव हो जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम तैयार कर रहा है, किस टाइप का एग्जाम पूछ रहा है, आपको एक सिलेबस पता आ जाएगा। ठीक है, इसी कारण आप बीच में ना छोड़ें, इसी कारण लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक बने रहे। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं और उसके बाद आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अकबर की मृत्यु कब हुई थी, बताइए तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बताइए अकबर की मृत्यु कब हुई थी, पता है किसी को अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो आज देखिएगा 1605 ईस्वी में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। चलिए उसके बाद याद रखिएगा इसके जब ये मर गए थे तो मरने के बाद इसका बेटा जहांगीर राजा बना था। कौन बना था, जहांगीर। याद रखिएगा जहांगीर बना था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था, पता है, नादिर शाह ने, या अहमद शाह अब्दाली ने, सी नंबर अंग्रेज ने, डी नंबर मुगल ने। बताइए अब सबसे पहला चीज़ आपको तो पता होना चाहिए कि पानीपत का जो किसने कब हुआ था ये भी याद होना चाहिए। तीसरा जो युद्ध हुआ था कब हुआ था पानीपत का आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1700 कितना हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, तीसरा 1761 में हुआ था। और इसको जो हराया था वो अहमद शाह अब्दाली ने, क्या ने, अब्दाली ने। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने। सबसे पहले चीज़ इसमें याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि पहला युद्ध, पहला लड़ाई कब हुआ था पानीपत का, पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में, दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में, और तीसरा लड़ाई जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा, बताइए औरंगजेब जो है वो कब गद्दी पर बैठा था। बताइए तो आपको पता है किसी को, तो पता होना चाहिए कब हुआ था, 1658 में वो गद्दी पे बैठा था। कब बैठा था, 1658। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर की तरफ। चलिए 60 नंबर क्या है, देखिए भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। जो भारत देश है, हमारे भारत देश है, उसका अंतिम मुगल बादशाह कौन था। बताइए ए नंबर ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी नंबर है मोहम्मद शाह, सी नंबर है औरंगजेब, डी नंबर है बाबर। तो कौन था बताइए, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि
अस्थाई बंदोबस्त में भूराजस्व का संग्राहक कौन होता था? बताइए तो। अस्थाई बंदोबस्त में भूराजस्व का संग्राहक कौन होता था? किसान होता था कि जमींदार होता था या साहूकार होता था? इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन हुआ करता था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 61 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, जो हुआ करता था इसका वो जमींदार हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जमींदार। आप देखिएगा जमींदार। ये क्या होते थे? याद देखिए, इस भूराजस्व का संग्रह कौन होता था? यानी कि जमींदारों से हुआ करते थे। और ये याद रखिए एक तरह से एक टैक्स था। ये क्या था? एक टैक्स था। इसको हम लोग कॉर्नवालिस ने यह लागू किया था। किसने लागू किया था इसे? कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये हुआ था? यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। कहाँ कहाँ ये लागू हुआ था? यूपी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर की तरफ चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 62 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? ब्रिटिश सेना जो था उसका कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया? वो कमांडर कौन था? ये तो अलग प्रश्न हो गया, लेकिन वो बाद में किसका गवर्नर जनरल बन गया? बंगाल का। देखिए 2 प्रश्न छिपा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन था इसमें, बताइए तो। कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस। चलिए आगे चलते हैं। आगे 63 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 की विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी? देखिए आपको ये पता होना चाहिए, संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू के बीच भी एक बार हुआ था ये संथाल विद्रोह। ठीक है, और इसके संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू के बीच हुआ था। और साथ ही साथ इसमें देखिए याद रखिएगा कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह के समय अंग्रेज की मदद कौन किया था? बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेज का जो साथ दिया था वो किसने दिया था? बताइए। तेज चंद ने, मेहताब चंद ने, या ए और बी दोनों ने, या इनमें से कोई ने? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बताइए तो। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेहताब चंद ने। मेहताब चंद ने दिया था। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेहताब चंद ने। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो संथाल विद्रोह था वो पता है आपको किस किस के साथ हुआ था? सिंधु और कान्हू के बीच। किसके साथ हुआ था? सिंधु और कान्हू के बीच। संथाल किसे दिकू कहते थे? संथाल जो था वो किसे दिकू कहा जाता था? बताइए किसे दिकू कहते थे? तो आपको बताना चाहिए किसे कहा जाता था। बताइए तो। किसी को पता है किसके कहा जाता था? तो याद रखिएगा वो जो कहा जाता था वो अंग्रेज को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अंग्रेज को। याद रखिएगा अंग्रेज को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो रुका वो कुछ पा पाएगा और जो चला गया उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई कि हर चीज़ में मेहनत खोजती है, समय खोजती है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 की आप बेहतरीन से तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे समय देना होता है। आप अच्छी तरह उसके कंटेंट को समझना होता है। ऐसे खाली हवा में चल जाइएगा तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी कारण आपसे विनम्र विनती है कि आप एकदम समझ के और अच्छे ध्यानपूर्वक से समझिए और क्वेश्चन को देखिए किस रूप से बिहार बोर्ड ने इसको बनाया है। और इसी पैटर्न पे आपका जो फाइनल एग्जाम होगा इसी पैटर्न पे एग्जाम पूछे जाएंगे। इससे आपका अनुभव लग रहा है कि किस पैटर्न के आधार पे हमारे एग्जाम में पेपर आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ियों मुख्यालयों को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया? चलिए बताइए तो किसने किया था? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुख्यालयों को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया था? तो याद होना चाहिए किसने किया था। चलिए बताइए तो किसने किया था? याद रखना ये किया था अगस्टस क्लीवेलैंड ने। अगस्टस क्लीवेलैंड ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब देश की
कब पेश की गई, याद रखिएगा। दक्कन दिंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था उसमें कब पेश की गई थी, बताइए तो। ये ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1876 ईस्वी में, सी नंबर है 1877 ईस्वी में, डी नंबर है 1878 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए ये जो किया गया था वो 1878 ईस्वी में किया था, 1878 ईस्वी में। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले 67 नंबर प्रश्न की तरफ। इंग्लिश, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की, याद रखिएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की, आपको पता होना चाहिए कब प्राप्त की। चलिए आपको पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी, तो बताइए कब प्राप्त की थी। तो याद रखना चाहिए 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, ये चीज़ याद रखिएगा 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, बताइए तो। सरकारी राजस्व की उच्च दर, कपास के मूल्य का परिवर्तन, या साहूकारों द्वारा शोषण, बताइए क्या था। तो याद रखिएगा इनमें से सभी था, तीनों था। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये चीज़ याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़े भी हैं कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। ए नंबर है डलहौजी, सी नंबर कनिंग, बी नंबर कनिंग, सी नंबर हार्डिंग, और डी नंबर है बेटिंग। बताइए कौन था, बेटिंग था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, चलिए बताइए जल्दी से ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा वो कनिंग थे, कौन थे, कनिंग, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर की तरफ। देखिए डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया गया, डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया गया था। तो याद रखिएगा इसका अधिग्रहण कब किया गया था, तो ये इसका याद रखिएगा 1856 ईस्वी में। कब किया गया था, 1856 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लखनऊ में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए तो किसने किया था। तो याद रहना चाहिए आपको बेगम हजरत महल ने, किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया, बताइए तो। अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया था, तो याद रखिएगा कब लगाया गया था, तो 1856 ईस्वी में। कब लगाया गया था, 1856 को। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था, किसके नाम पर जारी हुआ था, बताइए तो। 25 अगस्त 1857 का जो आजमगढ़ उद्घोषणा था वो किसके नाम पर जारी हुआ था, पता है आपको किसके नाम पर। तो याद रखिए बहादुर शाह जफर के नाम पर, बहादुर शाह जफर के नाम पर। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था। तो याद रखिएगा कैप्टन हडसन ने, कैप्टन हडसन ने। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासी का नेतृत्व संभाला था, तो बताइए किसने संभाला था। तो आपको याद होना चाहिए किसने संभाला था, विधु भगत ने। किसने संभाला था, तो आज देखिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विधु भगत। कौन हो जाएगा, विधु भगत। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था, 1859 ईस्वी में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए किसने बनाया था, तो ये बनाया था थॉमस जॉन्स वार्कर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर की तरफ। चलिए,
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? देखिए पहले तो आपको पता है कि जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, लेकिन उसको दिल्ली कब बनाया गया, कब बदला गया दिल्ली में, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में कब बदला गया, तो 1912 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये कब घोषणा कब किया गया था? 1911 में। अगर प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली रहेगी, ये घोषणा कब किया था? 1911 में। लेकिन बदला कब गया था, स्थानांतरित कब किया गया था? तो 1912 याद रखिएगा। कब किया गया था? 1912। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? चलिए बताइए तो, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा बम्बई में। इसकी कब स्थापना हुई थी ये भी याद रखना है, तो 1911 में। कब हुआ था? 1911 में, ये भी चीज़ याद रखिएगा, 1911 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं रुका हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना चाहिए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है तो बताइए। देखिए इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, पता है किसी को? तो याद रखिए इसका 1774 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप आंसर में इसका लिख लीजिएगा साइड में, 1774 ईस्वी में। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। ये प्रश्न आ भी सकता है, 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? देखिए किस राजनेता ने गांधी जी को ये कहा कि अभी आप जो है ना पहले तो ये चीज़ याद रखिए, गांधी जी पहले से ही अंग्रेज के खिलाफ थे, लेकिन इसे जो है ना बोला आप अयते के साथ युद्ध कैसे कीजिएगा, आप अस्थिर होइए, पूरे 1 साल तक पूरा भारत को घूमिए कि भारत में कहाँ क्या है, कैसे क्या है, आप जानिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो बताइए किसने कहा था? आपको पता होना चाहिए किसने कहा था, पता है किसी को? किसी को पता है तो याद रखिएगा, ये जो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, याद रखिएगा। चलिए और ये भी चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी 1915 में जो है ना भारत आए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की भारत से पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? चलिए कहाँ हुई थी बताइए, तो याद रखिएगा बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था आपको बताना चाहिए। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिससे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? देखिए अंग्रेज ने जब भारत पर कौन सा ऐसा प्रतिबंध लगाया जिससे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे जारी रखा? बताइए क्या? प्रेस पर प्रतिबंध, बिना जांच के कारावास, या सी नंबर दोनों, डी में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए, तो आपको जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप देखिए बिना जांच के कारावास, बिना जांच किए ही इसको कारावास दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्या है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो भाई हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था, ये चीज याद रखना चाहिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? बताइए तो 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? बताइए किस जज ने की थी? तो याद होना चाहिए किस जज ने किया था, तो C.N. ब्रूमफील्ड ने किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर, याद रखिएगा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो
कौन थे उसके अध्यक्ष? तो आप देखिए जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज़ याद रखिएगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? ये भी चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आप देखिएगा गुजरात में। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन थे, लॉर्ड डार्विन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो कौन थे? आपको पता होना चाहिए। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आप देखिएगा, इसे देखिए, इसे कौन बोलते हैं? अघुत की भी कहते हैं। याद रखिएगा, अनटचेबल अघुत भी बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स, किसने लिखा था? एक बार फिर से सुनिएगा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी हैव डन टू दी अनटचेबल्स, किसने लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा था। तो ये लिखा था भीमराव अंबेडकर ने। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, अनटचेबल्स अभूत जो है वो किसको कहा जाता था? देखिए किसको कहा जाता? ये अछूत को कहते थे। किसको कहते थे? अछूत को एक तरह से कहा जाता था। याद रखिएगा, अछूत को कहते थे। इसके बारे में किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने ये लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर प्रश्न क्या है? जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता और आगे बढ़ने लगता तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती, यह किसकी उक्ति है? यानी किसने ये बताया कि जब कोई राष्ट्र में, जब राष्ट्र उठ खड़ा होता और आगे बढ़ने लगता, यानी अपने आप वो आगे बढ़ने लगता, बहुत जागरूकता हो जाता है, तो उसे नेता की जरूरत नहीं पड़ता है। यह किसकी कथा है? ये किसने कहा था? बताइए, बताइए किसने कहा था? आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये दोनों स्वराज दल के पार्टी थे। याद रखिएगा, ये नंबर ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है। और चलिए आइए भी याद रखिएगा, ये जो स्वराज दल की पार्टी स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? आप सुने होंगे भगत सिंह की कहानी, बहुत ही रचित कहानी है, बहुत ही, इसे कितने कोड़े लगे, कितने मार खाएं, लेकिन फिर भी ये अपने अपने जो देश है, अपने हिंदुस्तान है, उसके लिए कभी वो पीछे ना हटे। अपने देश को आज़ाद करने के लिए, देश आज़ाद करके ही वो, देश आज़ाद करें न करें, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे कितने दंडीकृत, कितने बेरहमी से मारे थे, ये सब चीज़ के बारे में आपने पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया से जानते भी होंगे। तो ये देखिए, इसको फांसी इसलिए दिया गया था। फांसी कैसे दिया गया? इसे सुनवाई किसी और दिन हुआ था कि फांसी इसको दिया जाएगा 24 मार्च को, लेकिन बात क्या हुआ कि अगर फांसी दे देता तो लोग जागरूकता हो जाता। आप जानते हैं जो अच्छे काम करते हैं उसे बहुत लोग चाहते हैं। ठीक है। तो अगर 24 को आगे बोल दिया गया था, पेपर में भी दे दिया गया था कि भगत सिंह को 24 को फांसी दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, इसको 24 को फांसी न देकर 23 तारीख को ही, 23 मार्च को ही लास्ट में, यानी शाम में फांसी दे दिया। बताइए, ताकि इसलिए ऐसा कर दिया ताकि गाँव वाला को, समाज वाला को पता ना चले कि कैसे क्या हुआ है और हंगामा ना करे। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, कब दिया गया था? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, 23 मार्च 1931 को देना। इसका डेट आया था 24 मार्च को, लेकिन उसी 23 मार्च के ही रात को इसको क्या किया? फांसी दे दिया गया। ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले को, अब ज़्यादा नहीं है, 8 प्रश्न बचा हुआ है, आप बढ़िया से कर लीजिए, बाकी बात खत्म हो जाएगा ये। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन था उसका कौन सा सदस्य नहीं था? ए नंबर है क्रिप्स, बी नंबर है लॉरेंस, सी नंबर है अलेक्जेंडर, और डी नंबर है माउंट बेंटन। बताइए कौन नहीं थे? आपको पता होना चाहिए कौन नहीं थे। तो ये याद रखना कि माउंट बेंटन जो है वो नहीं थे। माउंट बेंटन क्या था? वो नहीं थे। ठीक है। चलिए माउंट बेंटन नहीं थे। और ये भी 1942 में ये मिशन बना था। कब बिना मिशन बना था? ये 1942 में ये मिशन बना था। ये चीज़ याद रखिएगा, 1942 में ये मिशन बना था। चलिए
अगला क्वेश्चन तो चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताइए तो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम गृह मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। इसे लौह पुरुष भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लौह पुरुष भी बोले जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, ठीक है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, यानी कहने ये है जब संविधान मेरा बन रहा था उसे बनाने में कुल कितना समय लगा था, बताइए। तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको पता आना चाहिए कौन था अध्यक्ष इसका, बताइए तो। 96 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद था। कौन था, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 97 नंबर। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, बताइए। यंग इंडिया का, या नवजीवन का, या हरिजन का, या इनमें से सभी, बताइए तो किसका किया था। तो याद रखिएगा गांधी जी ने इनमें से सभी पत्रिका का संपादन किया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है कि अगर जहाँ एकला दे दिया जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यंग इंडिया है। यंग इंडिया का बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, आपको पता आना चाहिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा गठन 1946 को किया गया था। कब किया गया था, 1946 को किया गया था। और 1950 को क्या हुआ, मेरा संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ठीक है। अगला संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का जो संविधान में सभा बुलाए गए थे उसका अंतिम बैठक कब हुआ था, ये बताना है आपको। कब हुआ था बताइए तो। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जो अंतिम बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम बैठक हुआ। और उसके बाद 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा 24 जनवरी को लास्ट में इसका बैठक हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट प्रश्न है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये लास्ट प्रश्न है और थोड़ा सा बड़ा ये प्रश्न है। चलिए देखिए क्या, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं, बताइए किसने कहा था। तो याद रखिए BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि हमने जो बनाया है केंद्र उससे भी बहुत शक्तिशाली केंद्र हम चाहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए, उसके सारे आंसर किए, सारे आंसर दे दिए। और आप एकदम बढ़िया से बोलिए, आप बताइए कि आप ये 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को अटेंड कर पाएँ, कितने प्रश्न आप सही कर पाएँ, ये बताइए। कितने प्रश्न आप सही कर पाएँ और आपकी कैसी तैयारी रही, कैसा क्वेश्चन रहा, आपको बनाने में अच्छा लगा, कैसा वीडियो देखने में अच्छा लगा या ना लगा, आप कमेंट में जरूर लिखें। आप अपनी राय पूरे एकदम एक तरह से बोले दिल खोल के बोल सकते हैं, किसी प्रकार की वजह हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ एक बात चीज़ याद रखिएगा, आपकी पूरी तैयारी आर्ट्स की साइंस की पूरी तैयारी इसी प्रकार आपके वेरी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न के द्वारा दिए जाएंगे। और अगले वीडियो हम लोग साइंस इसकी जो है सब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें सब्जेक्टिव सब कौन सा दिया हुआ है देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव खंड में क्या सब दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इस सब के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, 11th में भी जाके पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जल विकास के प्रणाली का वर्णन, इस सब के बारे में बहुत सारे पढ़ाएं। किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखिए, देखिए किन्हीं 2 लिपि लिखना है। उसके कनिष्क के काल का प्रचलित करना है, मगध महाजनपद क्या था, भारत वर्णित विभाग क्या, और मातृ संतात्मक परिवार की 2 विशेषताएं, मातृ संतात्मक परिवार किस प्रकार की होती है इसकी विशेषता के बारे में बताना है। तो ये सब सारे सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बौद्ध धर्म क्या है, ऐसे देखिए प्रश्न बहुत सारे दिए, ये सब चीज़ आपको कराया गया है, आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते होंगे, ये सब के बारे में आपको बहुत बढ़िया से समझाया गया, बताया गया एकदम कहानी के रूप में, ठीक है। चलिए वीडियो हम लोग का अच्छा लंबा हो गया और ये चीज़ है कि आपके पूरे हिस्ट्री का एक बार रिवीजन हो गया। तो आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाएँ एकदम प्यार से बोलिए,
ठीक है, और आपकी कैसी तैयारी है ये आप बताइए। और लास्ट देते वक्त हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर हम और भी बेहतरीन आपकी तैयारी बनाना चाहें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू।